कोरोना की दूसरी लहर में मुतासरीन की तादाद रोज़ बरोज़ तेज़ी से बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2000 से ज़ायद नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 37 नई अमवात हुई हैं। माहिरीन का मानना यह है कि पाकिस्तान में वबा की दूसरी लहर में वायरस का इन्फेक्शन रेट पहली लहर के मुकाबले में और भी ज़्यादा है, और कहा यह भी जा रहा है कि वायरस म्यूटेट हो गया है। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा है कि मुल्क में वायरस ने अपनी शक्ल तब्दील कर ली है। लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान में वायरस की साख्त में तब्दीली या म्यूटेशन हुई है? इस हवाले से हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये जो बात इस वक्त कही जा रही है कि जो कोरोना की जो दूसरी लहर है उसमें वायरस म्यूटेट हुआ है और उसकी साख्त में तब्दीली आई है और अब ये निस्बतन ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है, इस बात के हवाले से क्या कहेंगे? इसमें कुछ सदाकत है? देखें, इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास नहीं है। हम म्यूटेशंस को बड़े क्लोजली वॉच कर रहे हैं और ये हमें पता होना चाहिए कि ये एक आरएनए वायरस है और इसकी जो एक लार्ज पार्टिकल वायरियन का साइज काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसकी जो म्यूटेटिंग पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 39,000 हैं और जो म्यूटेशंस हुई हैं वो 1000 के से भी कम हुई हैं। तो इसलिए, और वो इतनी कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, ना तो इसकी कोई वायरुलेंस बढ़ने का हमारे पास एविडेंस है, ना कम होने का एविडेंस है, और ना इसका कोई ऐसे स्ट्रेन हैं, चाहे हमारे पास वुहान का भी स्ट्रेन है और ईरानियन स्ट्रेन है और केपीके का स्ट्रेन है लोकली, और लोकल स्ट्रेन पाकिस्तान का है। तो इसलिए डेफिनेटली म्यूटेशंस तो होती रहती हैं वायरसेस में, लेकिन हमें ये देखना है कि क्लिनिकली कोई सिग्निफिकेंट म्यूटेशन हुई है कि नहीं, जिसका हमें हमारे पास एविडेंस भी कोई नहीं। और दूसरा ये भी देखना है हमने कि क्या इसकी जो अदवायात थी या जो भी हम इसके लिए यूज़ कर रहे थे मेडिसिन पेशेंट्स के लिए, वही कारआमद हैं। मेरा ख्याल है कि वही उसी तरह की ही रिस्पांस चाहिए जो भी दुनिया में इलाज का तरीकाकार हमने इख्तियार किया है, चाहे वो डेक्सामीथासोन है, चाहे एंटीवायरल हैं, चाहे वो एंटी प्लेटलेट्स हैं, एंटीकोएगुलेंट्स हैं। और तीसरा ये है कि जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या जो वैक्सीन है, जो हम भी जिस पे ट्रायल्स कर रहे हैं, पूरी दुनिया में सारे मुमालिक हो रहे हैं, और उसमें भी मेरा नहीं ख्याल कि उसकी इफेक्टिवनेस में एंटीबॉडीज़ में कोई फ़र्क पड़ा है। बिकॉज एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो वैक्सीन्स हैं वो पूरी वायरस को टारगेट भी नहीं कर रही, वो वायरस का एक हिस्सा होता है जिससे वायरस आपके ह्यूमन बॉडी के ACE2 रिसेप्टर्स जो लंग में है उससे अटैच होती है, जिसको हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन्स। ठीक है, वो ग्लाइकोप्रोटीन का एक मजमुआ होता है जो अटैच होता है बॉडी के साथ, तो सिर्फ उसको टारगेट करती हैं, वायरस के उस हिस्से को, ताकि अगर वायरस खुदा ना खास्ता पे इनहेल भी कर लें तो वो अटैच ना हो पाए लंग्स के साथ और वो आपको प्रोटेक्ट करती रहे। अगर हम सेकंड वेव की बात करें और म्यूटेशन से ही उसको लिंक भी रखें कि सेकंड वेव इन यूरोप वर्सेस सेकंड वेव इन पाकिस्तान, पहले हम ये कहते थे कि चाइना में तो वो बड़ी सेवेयर आई, यूरोप में अमवात शुरू में नहीं उस तरह से रिपोर्ट हो रही थी, ईरान में बहुत ज़्यादा अमवात रिपोर्ट हो रही थी, तो शायद वायरस जो है चाइना से निकलते हुए और ईरान तक पहुँचते हुए और यूरोप तक पहुँचते हुए म्यूटेट कर गया। ये हम पहली वेव की बात कर रहे हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स में ये बात छपी। फिर अब अगर हम देखें तो सेकेंड वेव जो यूरोप में है और सेकेंड वेव पाकिस्तान में है, क्या वायरस में तब्दीलियां आपको नजर आती हैं? कहां ज्यादा सिवियरिटी है? और आपके मुताबिक क्या वायरस वहां का जो है यूरोप का वो हमारे यहां से डिफरेंट है, म्यूटेटेड है या सेम ही वायरस है? देखें, मेरे ख्याल में डेफिनेटली म्यूटेशंस हैं, लेकिन वो कोई क्लिनिकली सिग्निफिकेंट म्यूटेशंस नहीं हैं। और मैं समझता हूं कि होस्ट रिस्पांस में बहुत फ़र्क है और एनवायरनमेंट में बहुत फ़र्क है। जब ये पाकिस्तान में पहली जो वेव आप कह रही हैं, मैं तो एक तो वेव से एग्री ही नहीं करता क्योंकि ये कभी गई नहीं थी वायरस। तो ये तो वायरस की अप्स एंड डाउन्स हैं। जब आपकी एनवायरनमेंट में फ़र्क आएगा, जब आपकी बारिश ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, गर्मी होगी, तो वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रेवल नहीं कर पाती या बहुत कम ट्रेवल कर पाती है, वेलोसिटी कम हो जाती है, जो आपके ड्रॉपलेट्स हैं या एरोसोलिक पार्टिकल्स हैं वो हैवी हो जाते हैं और वो सेटल हो जाते हैं। अब इस वक्त क्योंकि ड्राई सीजन है और थोड़ा कोल्ड सीजन है, तो वो प्रमोट करता है इसकी ट्रांसमिशन, तो इसलिए ये एक आंसर डेफिनेटली है। और दूसरा, आपके होस्ट रिस्पांस में फ़र्क पड़ता है कि आपकी जो बॉडी के रिस्पांस में, तो इसलिए वो ये कभी गई नहीं थी कि या तो ये होता कि ये चली जाती, ख़त्म हो जाती, जो लोगों में परसेप्शन है जो गलत था कि ये ख़त्म हो गई है और उन्होंने अपने SOPs और मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन छोड़ दी थी। ये नहीं करना चाहिए था।
और ये जब तक एक केस भी मौजूद है पूरी दुनिया में, कहीं भी ये पोटेंशियल रहेगा कि ये दुनिया को दोबारा अपनी लपेट में लेगी। इसलिए ये कहना कि वेव कांस्टेंट एक अप्स एंड डाउन्स थोड़ी बहुत होती रहेंगी मौसम की तब्दीली के साथ और आपके होस्ट रिस्पांस के साथ। सही, अब तो ज़ाहिर है बाकी सारी दुनिया में यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, सेकंड वेव, और अब थर्ड वेव की भी बातें हो रही हैं, तो उस वजह से ये लफ्ज़ इस्तेमाल में हर जगह आ रहा है। लेकिन बहरहाल ये भी बहुत सारे लोग, हमारे लोग इतने एजुकेटेड नहीं है, वो इसको ये लेते हैं कि वेव खत्म हो गई है, अब छोड़ दें सारा कुछ करना। हाँ, सब कुछ जायज है, छोड़ना नहीं ये है, इसलिए मैं अर्ज कर बेहतर है कि हम अपने माहौल में इसको देखें कि इसको परसीव कैसे किया जाता है। अच्छा, बहुत सारी जगहों पर ये बात भी हो रही है कि ये जो अब म्यूटेशन हुई है इस वायरस के अंदर, ये तब्दीली जो आई है, अब वो सेकेंड वेव कह लें या अब कुछ अरसे के बाद जो ये वायरस दोबारा से इमर्ज होना शुरू हुआ है, उसमें तब्दीली ये आई है कि ये वायरस ऐसा हो गया है कि ज़्यादा ख़तरनाक है, ये जिस्म में ज़्यादा देर तक क़याम पजीर रहता है और ये टेस्ट में भी इसकी जो नई शक्ल है वो ज़ाहिर नहीं होती। ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका RT-PCR है वो सेम जो किट्स हम यूज कर रहे हैं काइजन की या जौन सी भी कंपनी की, वही इसको पिक करते हैं। टेस्ट में देखें, जो ये याद रखें कि टेस्ट नेगेटिव का मतलब ये नहीं, उस वक्त भी नहीं था, अभी भी नहीं है कि आपको कोरोना नहीं है। आपका तकरीबन 30% चांस है कि कोरोना आपको है, लेकिन आपका टेस्ट पिक नहीं कर रहा और वो ज्यादातर सैम्पलिंग एरर होता है। तो इसलिए वो वही है फॉल्स नेगेटिविटी, उसका उतना ही तकरीबन 1/3 जो केसेस हैं उनमें फॉल्स नेगेटिविटी होती है। तो ये जो इस वायरस से निपटने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन्स बन रही हैं, ये सारी वैक्सीन्स अगर हम ओरिजिनल वायरस की बात करें तो उस हवाले से भी कारगर साबित होंगी और जो म्यूटेटेड वायरस है उनके लिए भी कारगर साबित होंगी? मेरा ख्याल है ऐसा ही है, क्योंकि ये वायरस को टारगेट ही नहीं कर रही, ये सिर्फ स्पाइक प्रोटीन को ज्यादातर जो वैक्सीन्स हैं वो टारगेट कर रही हैं, सिर्फ स्पाइक प्रोटीन, उसका एक हिस्सा वायरस का जो बॉडी से अटैच होता है। तो जाहिर है अगर खुदा ना खास्ता वायरस थोड़ी बहुत म्यूटेट भी कर गई है तो वो प्रोटीन तो अटैचमेंट वाला जो पार्ट है वो तो वहीं रहता है, और अगर ह्यूमन बॉडी में ये अटैच ही नहीं हो पाएगी तो ये आपको डैमेज नहीं कर पाएगी फिर। अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक और चीज़ है, और वो सवाल बहुत सा लोग पूछते हैं कि वायरस जो म्यूटेट कर जाता है एक जगह से दूसरी जगह, मिसाल के तौर पे अगर हम ईरान ही को ले लें, ईरान में बहुत ज़्यादा अमवात हुई, दूसरी तरफ अगर किसी भी मुल्क का कंपैरिजन हम कर लें, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो मैं आपको दे रही हूँ कि मिसाल के तौर पर ईरान में बहुत अमवात हुई और फलाना मुल्क में इतनी अमवात नहीं हुई, वहाँ पर वायरस उस तरह से जानलेवा नहीं साबित हुआ, लोगों के लिए बीमार ज़रूर हुए लेकिन वो रिकवर कर गए। एक मुल्क में बहुत ज़्यादा उसमें अमवात हमने देखी, तो ये भी म्यूटेशन है। और क्या ये म्यूटेशन किन किन फैक्टर्स पर बेस करती है? क्या मौसम का है, उसमें अमल दखल क्या है? देखें, अगर आप ईरान को देखें या अमेरिका को देखें या यूरोप को, या वो जो हमारी BCG वैक्सीन थी, वो भी एक कोई लोग कह रहे थे कि वो उसका भी बड़ा इम्पैक्ट था इसमें। जी, देखें वो एक टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, डेफिनेटली उनका रोल है। दूसरा रोल इस चीज़ का है, जो आपके बहुत सारे इन्फेक्शंस, अपर रेस्पिरेटरी, लोअर रेस्पिरेटरी, इन्फ्लुएंजा वगैरह आपके बहुत कॉमन हैं बिकॉज ऑफ पुअर हाइजेनिक कंडीशंस। हम एक्सपोज्ड होता है हमारा इम्यून सिस्टम टू मल्टीपल एंटीजेंस, तो उससे आपका एक इम्यून चैलेंज होती है बॉडी, जो आपको किसी कदर प्रोटेक्ट करती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको BCG वैक्सीन लगी हुई है तो आप प्रोटेक्टेड हैं। वो रिलेटिव चीज़ें हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि इस वायरस को फिर भी आप अपनी बॉडी में एंटर होने से रोकें बाय फॉलोइंग द SOPs। और मैं आपको ये बताऊं कि इसकी मोर्टेलिटी जो है, इसकी तकरीबन सारे मुल्कों में अगर आप देखें वो 2% से लेके 3-3.5% तक ही है। सिर्फ फर्क ये पड़ता है जहाँ एल्डरली पॉपुलेशन है, जो बूढ़े लोग हैं, खासकर जिनको ब्लड प्रेशर या हार्ट की तकलीफ है, उनमें मोर्टेलिटी ज्यादा है, उनमें 7% तक चली जाती है, खासकर हार्ट फेलियर के साथ। और डायबिटिक जो है, इन चीजों से जी उनकी भी मोर्टेलिटी ज्यादा है, उनकी तकरीबन 3-5% है, और अगर कंट्रोल नहीं है वो 5% तक चली जाती है। अगर ब्लड प्रेशर आपको है फिर भी मोर्टेलिटी ज्यादा है। अगर आप अदवायात ले रहे हैं कॉर्टिसोन वगैरह अपने अस्थमा के लिए या इन चीज़ों के लिए, फिर भी मोर्टेलिटी ज़्यादा है। मोटे लोगों में ज़्यादा है, आदमियों में ज़्यादा है, ये चीज़ें तो हमें पता हैं सारी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अपने आप को जितना आप फिट रखेंगे, अपने आप को अच्छी फिजिकल कंडीशन में रखेंगे, अपनी कोमॉर्बिडिटीज अगर आपको हैं। बिल्कुल। फाइनली ये भी बताइएगा सर कि इस मर्तबा जो ये नंबर्स बढ़ना शुरू हुए हैं, आप क्या देखते हैं कि ये नंबर्स कहां तक जा सकते हैं?
देखें, ये सारा डिपेंड करेगा मेरे, आप पे और आपके सुनने और देखने वालों पे कि हम किस कदर स्ट्रिंजेंटली फॉलो करते हैं अपनी जान और लोगों की जान अभी जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से, जैसे हमारे हालात अभी हैं उसके हिसाब से अगर हम ऐसे ही रहें तो अनफॉर्चुनेटली कोई इतने अच्छे नहीं है। हम जलसे जुलूस भी कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, और हम शादियां भी बड़े भरपूर तरीके से करना चाह रहे हैं, छुप छुपा के करना चाह रहे हैं। हमारे तरजीहात सही नहीं हैं, हम ये ह्यूमन लाइफ की वैल्यू नहीं कर रहे, हम अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों की कुर्बानी नहीं दे रहे, हम इंसानों की जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। जब तक ये बिहेवियरल चेंज नहीं आएगा, जिम्मेवारी नहीं लेंगे हम कि हमने लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए और अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी में सादगी लानी है, और हमें पता है कि ये वायरस कैसे फैलती है, उसको रुकाव करना है अपनी खातिर और लोगों की खातिर, तो फिर ये चेंज, बिहेवियरल चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिल्कुल जो इस वक्त बहुत आपको शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर जावेद अकरम।